तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हम सभी के अपने चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। एजुकेशन लाइब्रेरी के अनुसार हम अभी बाल विकास के अंदर करीब 20 से 21 टॉपिक पूरे कर लिए, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आज हम 22वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। 22वां टॉपिक हम यहाँ पर जो बालक रहता है, जैसे बालक रहता है, बालक जो भी सीखता है, जो उसका अधिगम होता है, अधिगम की वैकल्पिक मतलब एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से सीखने की जो अवधारणा रहती है वह समझ रहे हैं हम। तो हमने अधिगम को बहुत बार अलग अलग चैप्टर में समझ लिया है और आगे भी अधिगम को हम अलग अलग प्रकार से सीख सकते हैं, परंतु वहाँ पर तुलना होगी सभी की। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बालक दिया गया है और बालक में वैकल्पिक अवधारणा बताएगी एक जो बालक रहता है किस किस प्रकार से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम देर नहीं करते और वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक, हम सबसे पहले थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में बताया गया है कि देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है कि सीखना होता है। ठीक है, आप कई भी चीज़ जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ रहती है जो सीखते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, जब एक बालक जन्म लेता है, बालक जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म के अलावा अगर गर्भावस्था में हम देखें तो गर्भावस्था में भी वह बालक कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्रिया कलाप सीखते हैं ना, जैसे कि एक जो माता रहती है और वह उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसका जो बालक है वो पेट में लात मार रहा है, तो वो भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार से बालक कुछ न कुछ सीखता रहता है। घूमता, जैसे घूमना भी होता है, जैसे कि ये इसका गर्भाशय रहता है और यहाँ पर अगर एक बालक है तो यह बालक चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, और लात भी मारेगा। तो इस प्रकार से सीखना भी रहता है। तो यहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर में चलती रहती है, ठीक है, जिस कारण हम ज्ञान अर्जित करते हैं एवं व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अगर कोई बालक सीख लेगा तो सीखने के बाद में क्या होगा, वो अर्जित कर रहा है ज्ञान को, और उसके बाद में जो व्यवहार रहता है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा रहता है तो बड़े अगर चम्मच से खाना खाते हैं, ठीक है, पहले वो बालक तो हाथ से खाना खाता है, परंतु बड़े जब चम्मच से खाते हैं खाना, उसको देखकर उसका अनुकरण करके बालक चम्मच से खाने लग जाता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वह ज्ञान अर्जित कर लेता है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर कुछ बिंदु बताया गया। देखिए सर्वांगीण विकास है, इसका तात्पर्य यह है कि एक बालक में सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, मानसिक विकास अगर हो रहा है तो शारीरिक विकास भी होगा, और शारीरिक विकास होगा तो संवेगात्मक विकास भी होगा। इस प्रकार से सभी विकास यहाँ पर होते रहते हैं। और नवीन परिस्थिति में समायोजन, जैसे कि एक सामान्य बालक की हम बात करें तो अगर जैसे कि मान लीजिए अभी ठंड अचानक से प्रारंभ हो गई है, तो हमारा जो शरीर है वह समायोजन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा दिन पहले गर्मी पड़ रही थी, परंतु अब ठंड प्रारंभ हो गई है, अब ठंड लग रही है, तो यहाँ पर जो नवीन परिस्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पर भी हमें समायोजन करना होता है और समायोजन कर लेते हैं। इसके बाद में लक्ष्य प्राप्त करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका भी लक्ष्य क्या है कि एमपीटेट क्लियर करना, तो उसमें मेन उद्देश्य क्या है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जिससे आप जब परीक्षा देंगे तो परीक्षा देने के बाद में आप उसका लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और आप एमपीटेट क्लियर कर लेंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त करना होता है। इसके अलावा माध्यम क्या रहता है, देखिए औपचारिक अधिगम क्या होता है और अनौपचारिक अधिगम क्या होता है। औपचारिक अधिगम की बात करें तो आप सीधे तरीके से कार्य करें, है ना, किसी के सहायता से नहीं, सीधे तरीके से। तो यहाँ पर हम देखिए औपचारिक अधिगम में क्या आता है कि कक्षा आती है, विद्यालय आता है, ठीक, और खेल का मैदान आता है। अब एक बालक की बात करें हम तो एक बालक जब कक्षा में कुछ भी शिक्षक अगर उसको पढ़ाएगा या कुछ भी उसको सीखने के लिए प्रेरित करेगा तो बालक का भी वहाँ पर सीख सकता है, विद्यालय में भी सीख सकता है और खेल के मैदान में भी वह सीख सकता है। इस प्रकार का औपचारिक अधिगम होता है। इसके अलावा अनौपचारिक अधिगम की बात करें तो यहाँ पर परिवार आता है, एक समाज आता है, ठीक है, और माता पिता भी आते हैं। तो इस प्रकार से जो ये रहता है ये अनौपचारिक अधिगम के अंतर्गत आते हैं, जो विपरीत एक अलग तरीके से सीखते हैं। तो इस प्रकार का हमारा ये था। अगले पेज पे यहाँ पर दी गई है कि वैकल्पिक अवधारणा है। ठीक है, हमने अधिगम समझा है और बालक को अधिगम के आधार पर समझ लिया है। अभी हमें कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं तो वो देखेंगे हम। देखिए एक व्यवहारिक साहचर्य सिद्धांत बताया है, ठीक है, व्यवहारिक मत का। इसमें क्या कहा गया है कि सिद्धांत में निम्न उद्दीपनों के प्रति सीखने की क्रिया होती है। जैसे कि जो साहचर्य सिद्धांत होते हैं उसमें उद्दीपन आते हैं, उद्दीपन के आधार पर यहाँ पर सीखने की क्रिया होती है। ठीक है,
जिसमें व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, व्याख्या करना ही सिद्धांत का उद्देश्य है। ठीक है, और उद्दीपन वाले जो सिद्धांत है वो उनको किसने किसने दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए स्किनर है, पावलोव है और थायरॉइड है। ठीक, इन्होंने उद्दीपन के आधार पर सिद्धांत दिए हुए, तो आप सिद्धांत का चैप्टर जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ज्ञानात्मक व क्षेत्र संग्रहात्मक सिद्धांत दिए है। ठीक है, इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि और सुबोध के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें कोहलर ने, वर्दियर ने आदि ने सिद्धांत दिए गए, तो आप भी ये भी सिद्धांत देख सकते हैं जाकर। इसका रवैया संज्ञानात्मक और सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करो तो संज्ञान जो पहले हम इसको समझ, तो उसके बाद में आगे देखेंगे हम कि संज्ञान शब्द की उत्पत्ति संज्ञ धातु से हुई है। ठीक है, संज्ञ धातु से कही गई है, जिसका अर्थ होता है अवबोध या जानना होता है। ठीक है, मतलब संज्ञान अगर बोलते हैं, संज्ञान लेना, जैसे कि एक प्रकार से हम किसी भी विषय में संज्ञान लेते हैं। ठीक है, मतलब उसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पर जिसका अर्थ अवबोध या जानना होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो रहता है उसमें स्वयं के प्रति तथा वातावरण के प्रति विवेक किस प्रकार विकसित होता है। ठीक है, मतलब इसका ये रहता है कि अगर मतलब कुछ जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप जैसे कि नई जगह आप जॉब करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले प्रकार से आपको शुरुआत में जब आप जाएंगे तो आपको बता देगा कि ऐसा आपको काम करना है, आपको इतनी देर में ये काम खत्म करना है, आपको इतना टाइम मिलेगा खाना खाने का, आप इतनी बजे वापस से फ्री हो गए और आप इतनी बजे से आराम करोगे। तो ये सब क्या है, संज्ञान हो रहा है, यहाँ पे आप हो रहा है, जान रहे हैं आप। ठीक है, इसमें आपको क्या हो रहा है कि वातावरण के साथ जो विवेक किस प्रकार से विकसित होता है वो हो रहा है, एवं अपने वातावरण में कैसे कार्य करता है। ठीक है, और संज्ञान जो संज्ञानात्मक विकास रहता है उसका सिद्धांत किसने दिया हुआ है, संज्ञानवादी का, यहाँ पर पियाजे ने दिया हुआ है। ठीक, 4 प्रकार से बताई गई है, तो आप वो सिद्धांत जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो उपागम दिए गए आचरण और परिवेश के साथ संबंध। ठीक है, जब भी हम कुछ जानते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, अवबोध होता है, तो वहाँ जैसा आचरण रहेगा उस आधार पर बालक सीखेगा। इसके अलावा जो उसका परिवेश रहेगा, वातावरण रहेगा, उस आधार पर भी वह सीखेगा। इसके बाद प्रकृति पालन पोषण। ठीक है, जो बालक रहता है वह प्रकृति के आधार पर ही एक निश्चित प्रकार से रहता है। जैसे बालक का जन्म होता है जब से लेकर हमेशा से प्रौढ़ावस्था या फिर मृत्यु तक वो जो भी सीखता है प्रकृति के आधार पर ही सीखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर पानी ज़्यादा गिरता है, ठीक है, बाढ़ आती है, तो ये प्रकृति की बात है, और पानी अगर आता है तो उससे हमको कैसे सीखना है, कैसे रहना है। ठीक है, पानी से बच के, तो वो सब प्रकृति को पालन पोषण के अंतर्गत आती है। इसके बाद जटिलता को कम न समझे। ठीक है, कोई भी परेशानी रहती है तो हम उसको कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसका रवैया पर पोषण पर बल दिया गया है। इसके बाद व्यवहार अनुवांशिकी प्रकृति वातावरण में संबंध बताया, मतलब जो व्यवहार रहता है, व्यवहार जैसे कि हमने वो पढ़ा हुआ है कि वातावरण और अनुवांशिक में क्या संबंध है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, व्यवहार और अनुवांशिक में, तो आप चैप्टर में जाके देख सकते हैं, इसमें भी बताया गया व्यवहार जो है वो अनुवांशिक है, दोनों क्या है। इसका प्रकृति और वातावरण में बताया गया है, तो दोनों सभी में आपस में संबंध है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि मध्यस्थता प्रक्रिया का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, देखिए एकाग्रता भी होना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। ठीक है, जब आप कुछ कार्य करते हैं तो आप जो कार्य करते हैं उसमें आपका एकाग्र मन होना चाहिए। इसके अलावा उस कार्य के प्रति ध्यान भी होना जरूरी है। ठीक है, पुनरुत्पादन का मतलब ये है कि आपने जो कार्य किया हुआ और बीच में छोड़ दिया है उसको वापस से आप वहीं से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिधारणा का तात्पर्य यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कुछ सकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हो तो सकारात्मक दृष्टि से सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सकारात्मक दृष्टि से सोच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभिप्रेरणा बताई गई है। जैसे कि एक शिक्षक रहता है और बालक रहते हैं, तो बालक को आप कुछ अच्छी प्रेरणा देंगे, कुछ अच्छे जानकारी प्रदान करेंगे, तो वह उस विषय में समझने में अभिप्रेरणा। अगले पेज में देखेगा, अगले पेज में बता रहे हैं कि अधिगम जो रहता है उसको प्रभावित करने के वाले कारक कौन से है। ठीक है, जब आप कुछ सीखते हैं और आपको कुछ प्रभावित करता है, ऐसी चीज़ें प्रभावित करती है, तो उसके क्या कारक हो सकते हैं। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर अवदान दिया गया है और एक रुचि दिया गई है। ठीक है, अवदान का तात्पर्य ये है कि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको अवदान का, कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अचानक से लाइट बंद हो जाए तो वह अवदान आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो चारों ओर अनेक तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है,
हम जहाँ पर स्थित है वहाँ के अलावा हमारे चारों जो अनेक विद्यमान है तत्व है जो हमेशा प्रभावित करते हैं, ठीक है, हमको हमेशा प्रभावित करते हैं। लेकिन हमारे भीतर जो चेतना है, ठीक है, हमारे भीतर जो चेतना है उसे हम अनेक तत्वों में से एक तत्व पर केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक और आकर्षित होकर केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारे संवेग है, ठीक है, क्रोध भी है, मुस्कुराना भी है, दुखी भी होना होता है, दर्द भी होना होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार तत्व है, हम उसको संवेग को तत्व मान लेंगे। परंतु जिसमें हम एक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कि एक हमारे मतलब शरीर पर ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि विलियम मैक्सवेल ने कहा है कि अवदान केवल उस चेष्टा इच्छा को कहते हैं, ठीक है, जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा राज ने कहा इस प्रकार अवधान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट करने की प्रक्रिया, ठीक। अब रुचि को देख लेते हैं। रुचि बताएगा, रुचि का अर्थ हमारी पसंद से, ठीक है, जैसे कि हमारी जो पसंद रहती है, जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद रहता है, ठीक है, तो ये मेरी रुचि है। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमको रुचि रहती है तो हमारा ध्यान एकदम से केंद्रित हो जाता है। जैसे गुलाब जामुन के नाम की बात याद आती है, ठीक है, तो किसी को गुलाब जामुन पसंद हो जाता है तो हमारा ध्यान वहाँ पर केंद्रित हो जाता है, हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। और अगर हमें केरला पसंद नहीं है तो हमारा वहाँ ध्यान भटक जाएगा। इस प्रकार से यह हमारे मानसिक अनुभवों से संबंध रखने वाली एक से प्रेरक शक्ति होती है। एक क्रो ने कहा है कि रुचि प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। उसका तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु या वस्तु के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। अब देखिए अवधान और रुचि को केंद्रित करने का उपाय है, ठीक है। जैसे कि अवधान जो होता है रुचि को हम केंद्रित कर सकते हैं, तो यहाँ कौन से उपाय है, ठीक है। पाठशाला में जिज्ञासा बताया गया है कि जब विद्यालय में अध्यापन होता है तो वहाँ पर जिज्ञासा वाले प्रश्न पूछ सकते हैं आप, या फिर ऐसे वहाँ पर वातावरण स्थापित कर सकते हैं कि बालक जिज्ञासा स्वयं उत्पन्न करना लग जाए। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत भेद करना, ठीक है, जैसे कि एक से एक विधि रहती है शिक्षा व्यवस्था में, अब आप अगर व्यक्तिगत भेद करेंगे तो वहाँ पर भी अवधान होने से, रुचि होने से उपाय कर सकते हैं। थकान होने पर विषय परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा विषय पढ़ा रहे हो और बच्चे अगर थकान महसूस कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अपना विषय जो रहता है उसका परिवर्तन भी कर सकते हैं या विषय के अंदर भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा विषय को सरल बनाना, ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर जैसे गणित की बात करें तो गणित में विषय इतना कठिन रहता है कि बच्चे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। इस कारण से आप विषय को थोड़ा सरल बनाएंगे तो वहाँ पर बच्चे पढ़ने में अच्छा हो जाएंगे। इसके बाद शांत वातावरण, ठीक है, जैसे कि ज़्यादा शोर भी बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इस कारण से भी बालक पढ़ने में असमर्थता जताता है और उसकी रुचि नहीं होती है। तो आप शांत वातावरण अगर स्थापित करेंगे तो बालक जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। इसके बाद क्रिया द्वारा शिक्षा, ठीक है, जो भी शिक्षा हम देते हैं वह क्रिया के अनुसार होनी, जैसे गतिविधियाँ रहती है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम गतिविधि के द्वारा पढ़ाते हैं या फिर अध्यापन करवाते हैं, तो उधर पर भी कर सकते हैं। देखिए उचित व्यवहार की बात हो रही है कि जो एक बालक रहता है जो एक बालक रहता है उसके प्रति शिक्षक का मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, और मित्र में तो व्यवहार भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके अलावा उचित विश्राम व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कम से कम 4 घंटे 5 घंटे सलग पढ़ा रहे, ठीक है, तो बच्चों को विश्राम के हिसाब से या फिर खेलकूद के हिसाब से उनको थोड़ा समय भी देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि बालक आराम कर सके। इसके अलावा श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके सामने अगर मैं सिर्फ लिख के बताता हूँ तो दृश्य हो जाएगी, परंतु हम दोनों कर रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अवधान और रुचि को उपाय केंद्रित करेंगे उपाय के तौर पर, तब बाद श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग होना भी जरूरी है। इसके बाद स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्वाभाविक के रूप में जैसे कि बालक को आप पढ़ा रहे तो उसमें खुद ही उत्पन्न प्रवृत्ति होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा टॉपिक था। अब हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में बताया गया है कि जो मधु रहती है वह गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जो मधु रहती है वह गणित में कमज़ोर रहती है। एक अच्छे अध्यापक का दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्राय लड़के गणित में कमज़ोर होती है, तो यह लैंगिक
लेंगे रूढ़िवादी को दर्शाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके माता पिता अनपढ़ है, तो इसके हिसाब से ये भी सही नहीं है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है शायद ही। और अगला है गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर बता रहा है तो यहाँ पर अगर गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है तो इस कारण से भी गणित में वह कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि उसको समझ में कम आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बताया कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की क्या अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पर किसने परिभाषा दी हुई है, नवीन की बात हो रही है, ठीक है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया अगर अर्जन करना है तो किसकी बात हो रही है अधिगम में, तो यहाँ पर हो रहा है वुडवर्थ का, ठीक है। वुडवर्थ ने नई नई चीज़ें बताई है। अगला है अंतर्दृष्टि तरह सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग क्या था, किस पर किया था, कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुष पर और चूहे पर। तो हमने देखा था चिंपैंजी जो था उसको हम वनमानुष कहते हैं, तो वनमानुष के आधार पर उन्होंने अंतर्दृष्टि का सूच का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को का संकेत माना जाता है। देखिए तो क्या बताया गया, उनकी अधिगम कुशलता में कमी बताइए, उनका अधिगम चरण बताया है, उनकी अधिगम अक्षमता बताई है और उनका अधिगम के प्रति अवबोध बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए उनका अधिगम चरण बताया, ठीक है, वो उनका सीखने का एक चरण है ना, प्रारंभिक स्तर। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बताया रुचि एवं ध्यान के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है, ध्यान तथा रुचि में कोई संबंध नहीं होता है, रुचि ध्यान पर आधारित होती है। अगला रुचि एवं ध्यान परस्पर पूरक होते हैं। और अगला है डी सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक। और अगला प्रश्न देखेंगे हम कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न को उत्तर नहीं देती है, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए सहकारी भागीदारी, सक्रिय भागीदारी हो रही है, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संकलन हो रहा है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, अगला है सीखने की तत्परता हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर सक्रिय, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा ये आंसर सही था। अब हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।